हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एससीएफ क्लासेज। पिछली क्लास में जो एयर पोल्यूशन की क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था फिक्स बॉक्स मॉडल। क्या डिस्कस किया था? फिक्स बॉक्स मॉडल। ये डिस्कस किया था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, एयर पोल्यूशन का जो डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन है पोल्यूटेंट की, ठीक है, वो कितनी आएगी उसको एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास दो मॉडल थे। एक था फिक्स बॉक्स मॉडल और दूसरा था हमारे पास गॉसियन डिस्पर्सन मॉडल। ठीक है, तो हमने पिछले क्लास में फिक्स बॉक्स मॉडल से रिलेटेड पढ़ा था। ठीक है, और आज की क्लास में हम जो गॉसियन डिस्पर्सन मॉडल है वो क्या होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गॉसियन डिस्पर्सन मॉडल पढ़ने से पहले हम गॉसियन कर्व के बारे में देखते हैं। ठीक है, जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है ये बेल शेप में होता है। ठीक है, इसकी ये जो शेप है हमारे पास ये बेल शेप है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेल शेप्ड में होता है। ठीक है, और ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ से इसको कट कर दूं तो इसके जो इधर का पार्ट और इधर का पार्ट दोनों एक जैसे दिखेंगे। ठीक है, मिरर इमेज है एक दूसरे के। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो यहाँ मिड में जो ये वैल्यू आती है मेरे पास, इसको मैं बोलता हूँ म्यू। ठीक है, म्यू क्या है? ये मेरे पास मीन वैल्यू है। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है इसमें मेरे पास मीन, मेडियन और मोड ये तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, मीन इज इक्वल टू मेडियन इज इक्वल टू मोड। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है जो आती है हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। ठीक है, तो देखो इसमें दो पैरामीटर है मेरे पास, एक तो है म्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मीन। म्यू क्या है हमारे पास? म्यू है हमारे पास मीन। ठीक है, और दूसरा पैरामीटर है मेरे पास सिग्मा। क्या है? सिग्मा। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो हमारे पास दो पैरामीटर होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, एक हमारे पास है म्यू और दूसरा है हमारे पास सिग्मा। ठीक है, तो जो हमारे पास जो म्यू है, ठीक है, ये लोकेशन को बताता है। ये जो हमारे पास कर्व है इसकी क्या लोकेशन है उसको शो करता है म्यू। ठीक है, तो दूसरा पैरामीटर मेरे पास क्या है? सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा किसको शो करता है? स्प्रेड को शो करता है। ठीक है, स्प्रेड को किस तरीके से? देखो मान लो एक तो हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, इसकी मान लो हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा 1 है। कितना है? सिग्मा 1। ठीक है, एक मैं कर्व और लेता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसका मान लेता हूं मैं, जो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सिग्मा 2 है। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि सिग्मा 1 ज्यादा है या सिग्मा 2? देखो सिग्मा 1 ये कहां से मेजर करते हैं? या मीन से। मीन से यदि मैं यहां से मेजर करूं तो ये है मेरे पास सिग्मा 1। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो सिग्मा 1 है वो ग्रेटर देन है सिग्मा 2। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड कर्व है, ठीक है, ये जो मेरे पास सेकंड कर्व है, ठीक है, तो इस सेकंड कर्व का जो स्प्रेड है वो मेरे पास क्या है? कम है। और सिग्मा 1 जो मेरे फर्स्ट कर्व था मेरे पास उसका स्प्रेड क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारे पास दो पैरामीटर, एक है म्यू जो लोकेशन बताता है और दूसरा पैरामीटर है हमारे पास सिग्मा जो स्प्रेड को बताता है। ठीक है, तो लोकेशन इज डिटरमाइंड बाय द मीन म्यू एंड स्प्रेड इज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ये समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे है मेरे पास द रैंडम वेरिएबल हैज एन इनफाइनाइट थ्योरेटिकल रेंज प्लस इन्फानाइट टू माइनस इन्फानाइट। मतलब कि जो इस कर्व की रेंज है यहाँ हम देखेंगे तो ये कहाँ पर हमारे पास इस एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा? ये कर रहा होगा माइनस इन्फिनिटी पर। ठीक है, इधर देखेंगे ये जो कर्व है हमारे पास ये एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टच करेगा। ठीक है, अब देखो यदि हमारे पास म्यू को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, ये या तो लेफ्ट में जाएगा या राइट में आएगा। ठीक है, हमारे पास म्यू की वैल्यू है वो डिक्रीज कर देंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में जाएगा। ठीक है, और यदि हमारे पास
म्यू की वैल्यू है वो हम इंक्रीज कर देंगे, यानी कि मीन इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास जो कर्व है वो किस साइड चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से यदि हम सिग्मा की वैल्यू इंक्रीज करें, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, स्प्रेड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व है, हमारे पास जो कर्व है वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास कर्व है वो फ्लैटर होना स्टार्ट हो जाएगा। और यदि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू है उसको कम करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो स्प्रेड है वो क्या है, कम है। ठीक है, जो स्प्रेड कम है तो इसका मतलब हमारा जो पास जो कर्व है वो क्या होगा, स्टीपर होगा। हमारे पास जो कर्व है वो क्या होगा, स्टीपर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारे पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, तो उसका जो इक्वेशन है फंक्शन का, ये जो हमारे पास इस कर्व है, इस कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है, एफ एक्स इजिकल टू 1/√2 पाई इंटू सिग्मा। ठीक है, सिग्मा यहाँ पर क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर -1/2 इंटू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर म्यू क्या है मेरे पास, ये है मीन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है वो क्या होता है। ठीक है, और उसमें हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर है वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास यदि सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जब गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में यदि हमारे पास गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन आता है वो क्या आता है, इस तरीके से 1/σ√2 पाई ई की पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, और यदि हमारे पास जो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व यदि y और z डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो उसका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, 1/2 पाई सिग्मा y इंटू सिग्मा जेड ई की पावर -y माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा वाई स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से z डायरेक्शन के लिए भी लिख देंगे, माइनस जेड माइनस म्यू जेड का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिग्मा जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करना, ये मैंने बताया कि किस तरीके से हमारे पास y और z डायरेक्शन में यदि गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ठीक है, तो उसका हमारे पास इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो इसमें ये हमारे पास देखो म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 थी। ठीक है, और मैं लेफ्ट साइड जा रहा हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास म्यू की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 0 से कितनी हो गई, -2। ठीक है, तो जब म्यू की वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ हमारा कर्व शिफ्ट हो जाता है, और यदि म्यू की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि म्यू हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास जो कर्व है वो किस साइड में शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसी तरीके से ये देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो कर्व है, ये इसके लिए हमारे पास सिग्मा 1, और ये वाला जो कर्व है इसके लिए वैल्यू है हमारे पास सिग्मा 2, और दे रखा है सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 1। तो मैंने बताया तो सिग्मा की वैल्यू जब बढ़ जाती है इसका मतलब स्प्रेड बढ़ गया, स्प्रेड बढ़ गया तो इसका मतलब हमारे पास जो कर्व है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, फर्स्ट कर्व। और ये है हमारे पास सेकंड कर्व। ठीक है, तो सेकंड कर्व में हमारे पास क्या हुआ, स्प्रेड बढ़ा, स्प्रेड बढ़ा मतलब कि सिग्मा की वैल्यू बढ़ा, सिग्मा की वैल्यू बढ़ी, सिग्मा की वैल्यू बढ़ी तो हमारे पास कर्व है वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। पहले ये स्टिप था और उसके बाद में ये जैसे ही सिग्मा की वैल्यू बढ़ी तो ये क्या हो गया, फ्लैट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास म्यू और सिग्मा, इनका दोनों का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखो गॉसियन डिस्पर्सन मॉडल है जो हमारे पास, ठीक है, तो उसमें क्या क्या अजम्पशंस है। ठीक है, तो ये अजम्पशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन है वो है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, स्टेडी स्टेट कंडीशन इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट द रेट ऑफ इमिशन फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इज कांस्टेंट। यानी कि जो हमारे पास Q वैल्यू है, हमारे पास जो Q वैल्यू है, इमिशन रेट, वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो क्या है, स्टेडी स्टेट कंडीशन है।
ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन था। सेकंड अजम्पशन है इसमें होमोजीनियस फ्लो। ठीक है, होमोजीनियस फ्लो मतलब कि हमारे पास जो विंड स्पीड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, जो हमारे पास विंड स्पीड u है वो कांस्टेंट है। ठीक है, ना तो वो हाइट पे डिपेंड कर रही, ना ही वो टाइम के साथ चेंज हो रही। ठीक है, तो दूसरा जंक्शन है हमारे पास जो u की वैल्यू यानी कि विंड स्पीड है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ये सेकंड अजम्पशन था। थर्ड अजम्पशन है इसमें द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डायरेक्टेड विथ इट्स एक्स एक्सिस इनटू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो और प्रिवेलिंग विंड स्पीड। यानी कि हम इसमें मान रहे हैं कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, प्रिवेलिंग विंड, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, उसमें हम ये मान रहे हैं कि हमारे पास जो विंड है वो एक्स डायरेक्शन में ब्लो हो रही है। ठीक है, और हमारे पास जो वाई डायरेक्शन है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रॉस विंड डायरेक्शन। ठीक है, क्या बोलेंगे, क्रॉस विंड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास ये हो गई वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास जेड डायरेक्शन। ठीक है, जेड है हमारे पास, ये वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, और जो वाई है इसको हम बोल रहे हैं क्रॉस विंड डायरेक्शन। ठीक है, क्रॉस विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी हम इस मॉडल में अज्यूम करते हैं। ठीक है, फोर्थ अजम्पशन है इसमें हमारे पास द मॉडल शुड बी अप्लाइड फॉर एवरेज विंड स्पीड ऑफ मोर देन 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास जो विंड स्पीड है वो 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एवरेज विंड स्पीड। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हम इसमें यह मानते हैं कि जो हमारे पास टर्बुलेंट डिफ्यूजन होता है एक्स डायरेक्शन में उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एडवेक्शन। ठीक है, तो अभी इसमें हम सिर्फ एडवेक्शन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, एडवेक्शन को हम कंसीडर कर रहे हैं, और जो हमारे पास टर्बुलेंट डिफ्यूजन है, ठीक है, टर्बुलेंट डिफ्यूजन, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो विंड स्पीड है, ठीक है, वो 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होनी चाहिए। यदि वो 1 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगी तो हमारे पास सिर्फ एडवेक्शन होगा और टर्बुलेंट डिफ्यूजन नहीं होगा। टर्बुलेंट डिफ्यूजन का मतलब क्या है, ये है कि हमारे पास जो प्ल्यूम है, हमारे पास पोल्यूटेंट की जो प्ल्यूम है उसका क्रॉस विंड डायरेक्शन में फैलाव नहीं होगा। ठीक है, एक्सपांड नहीं करेगी, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही उसका मोशन होगा। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में ही केवल मोशन होगा, उसको हम बोल रहे हैं एडवेक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला अजम्पशन है इसमें द मास डिफ्यूजिविटी यानी कि dx, dy और dz। ये जो हम dx, dy, dz ये हम अभी इक्वेशन में देखेंगे, गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल की इक्वेशन आएगी जो हमारे पास फाइनल, उसमें देखेंगे कि ये हमारे पास 3 पैरामीटर रहेंगे। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है, इनको हम बोलते हैं मास डिफ्यूजिविटी। ठीक है, तो इसको हम मानते हैं कि दे आर कांस्टेंट इन द रेस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट डायरेक्शन। यानी कि जो dx, dy और dz वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगला जंक्शन है इट इज आल्सो कॉमन टू नेग्लेक्ट द डिस्टेंस फ्रॉम इक्विवेलेंट और वर्चुअल सोर्स टू द एक्चुअल स्टेक पोजीशन। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए जैसे मेरे पास ये स्टेक है, ये मेरे पास स्टेक है। ठीक है, तो इसकी हाइट है उसको हम डिनोट करते हैं HS। HS हमारे पास क्या है, नॉमिनल स्टेक हाइट, नॉमिनल स्टेक हाइट। ठीक है, ये यहां से यहां तक है, ग्राउंड लेवल से अपने पास जो स्टेक का टॉप मोस्ट पार्ट है वहां तक की जो इसकी हाइट है उसको हम मानते हैं HS। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास अब देखो यहां से हमारे पास पोल्यूटेंट का इमिशन होगा, तो ये कुछ इस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो हम यदि इसकी सेंटर लाइन कंसीडर करें, ये हमारे पास जो प्ल्यूम है, इस प्ल्यूम की यहां पर सेंटर लाइन होगी, ये मान लो इसकी सेंटर लाइन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्ल्यूम सेंटर लाइन। ठीक है, तो जो ये हमारे पास स्टेक का टॉप मोस्ट पार्ट था उससे लेकर जो हमारे पास प्ल्यूम की सेंटर लाइन है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमारे पास, इसको बोलते हैं हम प्ल्यूम राइज।
प्लूम राइज, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एच से। किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एच से, ठीक है। तो ये अब मुझे ये बताओ कि हमारे पास ये जो टोटल हाइट है ये कितनी हो गई? इसको हम मान लेते कैपिटल एच, ठीक है। तो कैपिटल एच इज इक्वल टू एच एस प्लस डेल्टा एच हो गई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। एच एस हमारे पास क्या है? नॉमिनल स्टेक हाइट। ये हमारे पास क्या है? नॉमिनल स्टेक हाइट, ठीक है। और डेल्टा एच मेरे पास क्या है? प्लूम राइज, प्लूम राइज, ठीक है। और इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो ये जो मेरे पास हाइट आती है कैपिटल एच, इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव स्टेक हाइट। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्टेक हाइट, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब देखो इसको हम इस तरीके से कंसीडर कर लें कि यहाँ पर हमारे पास एक कोई वर्चुअल सोर्स है, यहाँ पर हमारे पास कोई एक वर्चुअल सोर्स है, ठीक है, जिससे जिससे हमारे पास इस तरीके से पोल्यूटेंट का इमिशन हो रहा है, ठीक है। इसको इस तरीके से हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास वर्चुअल सोर्स है पोल्यूटेंट का, ठीक है, जिससे हमारे पास पोल्यूटेंट का इस तरीके से डिस्पर्सन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पहले वाला प्लूम था उसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हम जो ये हम कंसीडर करते हैं सोर्स, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल वर्चुअल सोर्स, ठीक है, वर्चुअल सोर्स। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस मॉडल में ये हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारे पास वर्चुअल सोर्स की जो हमारे पास एक्चुअल में हमारे पास स्टेक की जो पोजीशन है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो डिस्टेंस है जिसे हम प्लूम राइज बोल रहे हैं डेल्टा एच, ठीक है। तो ये डेल्टा एच इसको हम नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यही हमारे पास गॉसियन प्लूम मॉडल में हमारे पास अजम्पशन है, ठीक है। To neglect the distance from equivalent or virtual source to the stack position, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डेल्टा एच है, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे हमारे पास इसमें जो अजम्पशन है वो है कि पोल्यूटेंट इज कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव एंड नो ग्रेविटी फॉल आउट, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारे पास पोल्यूटेंट है उसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, उसका कोई ग्रेविटी फॉल आउट नहीं होगा, ठीक है। परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लूम एट द अंडरलाइंग सरफेस, यानी कि हमारे पास यदि प्लूम है उसका डिस्पर्सन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है तो हमारे पास जो ग्राउंड की सरफेस है उससे परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा उस प्लूम का, कोई भी ग्राउंड में एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। जो हमारे पास अर्थ सरफेस है उसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, हमारे पास क्या हो जाएगा? परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्लूम का, ठीक है। ये हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअल में ये जो हमारे पास कंडीशंस है ये एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो हमारे पास जो मॉडल है उसकी कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें मानते हैं कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन हो जाता है प्लूम का, ठीक है। अगला है हमारे पास इसमें अजम्पशन, द टेरेन अंडरलाइंग द प्लूम इज फ्लैट, ठीक है। इसमें ये मानते हैं कि हमारे पास जो ग्राउंड सरफेस है वो क्या है? फ्लैट है, ठीक है। उसमें हम कुछ भी कर्वेचर कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास अजम्पशंस थे, ठीक है। तो ये अजम्पशंस आपको याद रखने हैं, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो हमारे पास जो गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल है, हमारे पास जो गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल है उसमें हमें फाइनल ये इक्वेशन है ये याद रखनी है, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती है, ठीक है। तो ये देखो इसमें C क्या है? हमारे पास C है हमारे पास कंसंट्रेशन, ठीक है। जो हमारे पास पोल्यूटेंट है वो कितनी कंसंट्रेशन में है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर टर्म है C, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर C क्या हमारे पास? मेन कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोकेशन दी हुई है कि हमें किसी लोकेशन पर, यदि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन पता करनी है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? सी ब्रैकेट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमारे पास एक्स वाई जेड क्या है? कोऑर्डिनेट है, ठीक है। और जो हमारे पास ये सी है जो कंसंट्रेशन है वो किस में आएगी? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? Q अपॉन 2 पाई U सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ठीक है। Q क्या हमारे पास? इमिशन रेट,
ठीक है। क्यू क्या है हमारे पास, पोल्यूटेंट इमिशन रेट, ठीक है, ये है हमारे पास ग्राम पर सेकेंड में। उसके बाद में यहाँ पर यू है, यू क्या है हमारे पास, विंड स्पीड, ठीक है, विंड स्पीड है हमारे पास मीटर पर सेकेंड में। सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड ये क्या है मेरे पास, ये है मेरे पास डिस्पर्सन कोफिशिएंट, ठीक है। सिग्मा वाई जो कि लेटरल या क्रॉस विंड डायरेक्शन में हमारे पास डिस्पर्सन कोफिशिएंट है, और सिग्मा जेड क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्पर्सन कोफिशिएंट है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे है मेरे पास e की पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस जेड माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा जेड स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस जेड प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 सिग्मा जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ठीक है। जो हमारे पास 2016 का जो जेईई का पेपर हुआ था, 2016 में जो जेईई का पेपर हुआ था, यानी कि जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर का जो पेपर हुआ था, ठीक है, तो इसमें हमारे पास गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल से ये क्वेश्चन आया था कि जो हमारे पास रिलेशनशिप है एलएनसी और हाइट के बीच में, ठीक है, वो क्या रिलेशनशिप, ठीक है। जो हमारे पास इफेक्टिव स्टेक हाइट कैपिटल एच और जो हमारे पास कंसंट्रेशन है उसका यदि लॉग ले लूं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये इसकी पावर -1/2 होगी, इसकी पावर -2 होगी, इसकी पावर -3/2 होगी, इस तरीके से ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है। तो देखो इसमें जब आप लॉग लोगे, ठीक है, इसमें जब आप लॉग लोगे तो ये हमारे पास एलएनसी बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास एक तरीके से कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें आप लॉग लोगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास h की पावर -2, ठीक है। ये हमारे पास जो LNC है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा h की पावर -2, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसका आपको जो ये फॉर्मूला है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो कैपिटल एच है वो क्या है, इफेक्टिव स्टेक हाइट, ये मैंने अभी आपको समझाया था क्या होती है, नॉमिनल स्टेक हाइट प्लस प्लूम राइज, ठीक है। एच एस क्या हमारे पास नॉमिनल स्टेक हाइट और डेल्टा एच क्या हमारे पास प्लूम राइज, ये बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि हमारे पास ये स्टेक है, ये हमारे पास क्या स्टेक है, ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है एच एस, ठीक है, एच एस मतलब कि नॉमिनल स्टेक हाइट। उसके बाद में ये प्लूम का डिस्पर्सन हो रहा है, तो ये जो हमारे पास प्लूम की सेंट्रल लाइन है, ये हमारे पास जो सेंट्रल लाइन है, ठीक है, इसको मैं यदि इधर आगे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लूम राइज डेल्टा एच, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्टेक हाइट, जो कि होती है हमारे पास एच एस प्लस डेल्टा एच, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जो हम इसमें विंड डायरेक्शन मानते हैं वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग मानते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास वाई डायरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस विंड डायरेक्शन, क्या बोलते हैं, क्रॉस विंड डायरेक्शन, ठीक है। और जेड है हमारे पास जो कि वर्टिकल हाइट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिग्मा जेड है वो हमारे पास कौन सी हाइट में हो गया, जेड हाइट में, ठीक है। और जो हमारे पास सिग्मा वाई है वो वाई डायरेक्शन के अलोंग और सिग्मा एक्स है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। यदि मान लो इस लोकेशन पे मुझे पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन पता करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा, सी एक्स कोमा 0,0, 0,0 क्यों यूज करूंगा, देखो यदि मैं z बराबर 0 कंसिडर करता हूँ, z बराबर 0 यानी कि मैं कहाँ पर कंसंट्रेशन पता कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ग्राउंड पे, ठीक है। तो ये होगी मेरे पास ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन, ठीक है। यदि मैं y भी 0 कर देता हूं, इसका मतलब कि ये मेरे पास जो y डायरेक्शन है इसमें मेरे पास y 0 हो गया, तो इसका मतलब मैं कहां पर आ गया, सेंट्रल लाइन पे। तो ये मेरे पास हो गई, जब मैं y भी 0 कर दिया और z मेरे पास पहले से 0 था, तो ये हो गया मेरे पास ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल और सेंट्रल लाइन, ग्राउंड लेवल और सेंट्रल लाइन पे कंसंट्रेशन कितनी है, यानी कि ये हमारे पास ये वाली जो लाइन है इस पे कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास सिर्फ x ही वेरिएबल है, y और z दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस है मेरे पास जब z बराबर 0, z बराबर 0 मतलब कि मैं हाइट कंसीडर नहीं कर रहा,
मैं ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिर्फ कहां पर कंसिडर कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल पर पोल्यूटेंट की कंसंट्रेशन को कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें मेरे पास आ जाएगा ग्राउंड लेवल पे कितने कंसंट्रेशन है। यदि मैं जेड को जीरो करने के साथ साथ वाई को भी जीरो कर दूं तो इसका मतलब मैं कहां पर पहुंच गया, मैं सेंटर लाइन पे पहुंच गया। ठीक है, मैं कहां पे पहुंच गया, इस सेंटर लाइन पे पहुंच गया। इस सेंटर लाइन पे वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गई सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो गई, सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसको हम अभी यूज करेंगे आगे। ठीक है, कैसे यूज करेंगे, देखो ये हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन थी कंसंट्रेशन की। ठीक है, ये हमारे पास किसी भी लोकेशन पे XYZ लोकेशन पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी पोल्यूटेंट की उसका ये फॉर्मूला था। ठीक है, इसमें ये मैं यदि Z जीरो कर देता हूं, यानी कि ये वाली टर्म जीरो कर दूं Z, और यहां पर Z जीरो कर दूं, तो देखो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ये जो एक्सप्रेशन है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है, ये दोनों एक ही हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो मतलब कि मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 2 और जो हमारे पास नीचे 2 दे रखा है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, आप इसको एक बार z इज इक्वल टू जीरो पुट करके सोल्व करना। ठीक है, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। z बराबर जीरो पुट किया, इसका मतलब मेरे पास कौन सी कंसंट्रेशन आ गई, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। कौन सी कंसंट्रेशन आ गई, ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। ठीक है, यदि मैं z को जीरो पुट करने के साथ साथ y को भी जीरो पुट कर दूं, ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन में यदि मैं y की वैल्यू जीरो पुट कर दूं तो e की पावर जीरो हो जाएगा मेरे पास, जो कि 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये वाला और ये वाला, ये दो एक्सप्रेशन ही आएंगे क्योंकि ये तो क्या हो गया, e की पावर जीरो यानी कि 1 हो गया। तो हमारे पास रिजल्टेंट इक्वेशन क्या आ जाएगी, c x कोमा जीरो यानी कि मेरे पास y भी जीरो है और z भी जीरो है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जब z भी जीरो हो गया और y भी जीरो हो गया, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास y जीरो कंसीडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम कहां पर पहुंच गए, सेंट्रल लाइन पे पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए, सेंट्रल लाइन पे पहुंच गए। ठीक है, और z बराबर जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब हम ग्राउंड लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंसंट्रेशन कौन सी हो गई, ये कंसंट्रेशन हो गई हमारे पास सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे केस है कि यदि मैं h भी जीरो पुट कर दूं, h की वैल्यू भी क्या पुट कर दूं, जीरो पुट कर दूं। h क्या होता है, h होता है हमारे पास इफेक्टिव स्टेक हाइट, इफेक्टिव स्टेक हाइट। ठीक है, ये होता है मेरे पास। इसको जीरो पुट करने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो चिमनी है उसकी हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई। मतलब कि अब हमारे पास जो इमिशन है वो चिमनी से ना होके हमारे पास सीधा ग्राउंड से ही इमिशन हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, मान लो वेस्ट की बर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम ओपन एरिया में करते हैं, उसके लिए कोई स्टेक की या चिमनी का यूज नहीं करते। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो गया, ग्राउंड सोर्स हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है, जब एच की वैल्यू जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो जब इसमें एच की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ये पूरा एक्सप्रेशन आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या बचेगा, वो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी उसकी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया जब z इज इक्वल टू जीरो हो, सेकेंड केस कंसीडर किया जब y इज इक्वल टू जीरो और z इज इक्वल टू जीरो हो, और थर्ड केस कंसीडर किया जब y इज इक्वल टू जीरो, z इज इक्वल टू जीरो और h इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये आपसे इसके एक्सप्रेशन पूछे जा सकते हैं। आपको क्या कि ये इक्वेशन है, ठीक है, ये आपको याद रखनी है, और उसके बाद में जिस तरीके से हमें पूछे, यदि मान लो हमारे पास सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन पूछे तो इसका मतलब हमें z भी जीरो करना है, y भी जीरो करना है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम z जीरो कर देंगे, y जीरो कर देंगे। ठीक है, बाकी जो बचेगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंट्रल लाइन ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो यदि मैं मैक्सिमम ग्राउंड लेवल सेंट्रल लाइन कंसंट्रेशन पता करना चाहूं, ठीक है, तो देखो ग्राउंड लेवल और सेंट्रल लाइन यानी कि y बराबर जीरो और z बराबर जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, y बराबर जीरो और z बराबर जीरो पुट करें तो हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन आई थी, ये वाली इक्वेशन आई थी हमारे पास।
ये वाली इक्वेशन आई थी, ठीक है। अब हम इसमें c की मैक्सिमम वैल्यू पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, कि x की कितनी वैल्यू पे हमारे पास c की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो हम इसमें c की वैल्यू मैक्सिमम पता करना चाह रहे हैं, ठीक है, c मैक्सिमम। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, h और सिग्मा जेड किस पे डिपेंड कर रहा है, एच और सिग्मा जेड पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यदि मैं इसको डेल सी बाई डेल सिग्मा जेड वो 0 पुट कर दूं और उसके बाद में मैं सिग्मा जेड का वैल्यू है वो पता लगाना चाहूँ, ठीक है, तो उसका मुझे पता पड़ जाएगा, ठीक है। सिग्मा जेड हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए सिग्मा जेड के रेस्पेक्ट में हम 0 पुट कर देंगे और उसके बाद में मैं सिग्मा जेड निकाल दूंगा। जो सिग्मा जेड की मेरे पास वैल्यू आएगी उसको मैं वापस यहाँ पुट कर दूंगा, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी मेरे पास कंसंट्रेशन आएगी वो क्या आ जाएगी, सी मैक्सिमम, ठीक है। ये आप मैथ में पढ़ते होंगे कि जब हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास जो भी वैल्यू आती है एक्स की, उस एक्स की वैल्यू को वापस फंक्शन में पुट करते हैं और उसकी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता लगाते हैं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हम इसमें कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम डेल सी बाई डेल सिग्मा जेड करेंगे, उसको 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो जो हमारे पास सिग्मा जेड की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.707h, ठीक है। हमारे पास सिग्मा जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 0.707h, ठीक है। और जब हम ये उस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.1171 क्यू डिवाइड बाई यू इंटू सिग्मा वाई सिग्मा जेड, ठीक है। तो ये आपको इक्वेशन याद रखनी, ये दोनों, ठीक है, कि हमारे पास मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन कितनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और सेकंड कि ये हमारे पास लोकेशन, किस लोकेशन पे हमारे पास मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास लोकेशन क्या है, सिग्मा जेड इज इक्वल टू 0.707h। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैक्सिमम ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास ये एच क्या है, इसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्टेक हाइट। उसके बाद में प्लूम का कुछ इस तरीके से डिस्पर्सन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से डिस्पर्सन होगा, ठीक है। और उसको हम मान लेते हैं किसी इक्विवेलेंट सोर्स से डिस्पर्सन होता हुआ मान लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास इक्विवेलेंट या वर्चुअल सोर्स है उससे जो स्टेक का टॉप मोस्ट पार्ट है, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, डेल्टा एच, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होती है, प्लूम राइज, इसको हम क्या मानते हैं, प्लूम राइज, ठीक है। जब प्लूम राइज को हमारे पास नॉमिनल स्टेक हाइट पे ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एच, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, कैपिटल एच। कैपिटल एच को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्टेक हाइट, इफेक्टिव स्टेक हाइट, ठीक है, ये हम बोलते हैं। अब देखो, अब हमारा जो गॉसियन डिस्पर्सन मॉडल में हमारे पास सारे पैरामीटर है उनकी वैल्यू पता रहती है, ठीक है। सिर्फ एक इफेक्टिव स्टेक हाइट है एच, उसकी वैल्यू हमें पता करनी होती है, ठीक है। तो जो हमारे पास एच की वैल्यू है, ठीक है, तो एच हमारे पास क्या हो गया, एच हो गया हमारे पास डेल्टा एच प्लस एच एस, एच एस यानी हमारे पास जो स्टेक हाइट है नॉमिनल स्टेक हाइट, और डेल्टा एच हमारे पास क्या है, प्लूम राइज, ठीक है। तो हमारे पास प्लूम राइज है और एच एस है, ठीक है। तो देखो जो हमारे पास प्लूम राइज है डेल्टा एच, ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारे पास कर रहा है डिपेंडेंट ऑन स्टेक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। स्टेक कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो हमारे पास स्टेक की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस पर डिपेंड कर रहा है। स्टेक की प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो हमारे पास स्टेक है उससे हमारे पास जो पोल्यूटेंट का इमिशन हो रहा है, ठीक है, तो जो हमारे पास पोल्यूटेंट है कितनी स्पीड से उस स्टेक से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेक एग्जिट वेलोसिटी, स्टेक एग्जिट वेलोसिटी इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टेक है, हमारे पास चिमनी है, इसका डायमीटर कितना है उस पे भी प्लूम राइज डिपेंड करेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास मेट्रोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है, यानी कि मेट्रोलॉजिकल कंडीशन में हमारे पास क्या आ गया, विंड स्पीड, क्या आ गया, विंड स्पीड, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, इन चीजों पर भी डिपेंड करेगा। एंड फिजिको केमिकल नेचर ऑफ इमिशन,
ठीक है, तो इन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया, H इज इक्वल टू एच एस प्लस डेल्टा एच। ठीक है, एच एस हमारे पास क्या है, फिजिकल हाइट ऑफ स्टेक या फिर नॉमिनल स्टेक हाइट, और डेल्टा एच क्या है हमारे पास, प्लूम राइज। ठीक है, जो कि डिपेंड करती है स्टेबिलिटी कैटेगरी पर, और विंड स्पीड पर, स्टेक एग्जिट वेलोसिटी पर, स्टेक डायमीटर पर, और टेम्परेचर ऑफ इमिशन पे, और इसके साथ साथ इमिशन रेट पे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो प्लूम राइज होती है वो डिफरेंस बिटवीन द एम्बिएंट टेम्परेचर और द टेम्परेचर ऑफ इमिशन, इनके अलावा और किन चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन था आपके पास जो हॉरिजॉन्टल विंड स्पीड और स्टेक एग्जिट वेलोसिटी, इस तरीके से एक इसमें ऑप्शन था। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो प्लूम राइज है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये फैक्टर भी आपको पता होने चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास इफेक्टिव स्टेक हाइट है, ये वेरिएबल है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इफेक्टिव स्टेक हाइट है उसको किस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ इंपीरिकल फॉर्मूलाज है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें पहला फॉर्मूला हमारे पास कार्सन एंड मोसेज का, दूसरा है हमारे पास होलैंड फॉर्मूला, थर्ड है हमारे पास मोसेज एंड क्रेमर फॉर्मूला, और लास्ट में है हमारे पास कॉनकेव फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। ठीक है, एग्जाम्स में। इसमें हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको याद नहीं करना है। ठीक है, ये हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखो वीएस हमारे पास क्या है, वीएस है हमारे पास स्टेक गैस एग्जिट वेलोसिटी। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में पुट करनी है आपको। डी क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेक का इनसाइड डायमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इनसाइड एग्जिट स्टेक डायमीटर। ठीक है, इसको हमें किस में पुट करना है, मीटर में पुट करना है। ठीक है, यू हमारे पास विंड स्पीड, इसको मीटर पर सेकंड में पुट करना है। ब्रैकेट 1.5 प्लस 0.0096 QH, QH हमारे पास क्या है, इमिशन रेट। ये हमारे पास क्या है, इमिशन रेट, और इसको पुट करना है किलो जूल पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये यूनिट्स का आप ध्यान रखना, जो इसमें यूनिट्स मेंशन है आपको उसी यूनिट में पुट करना है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास ये वीएस आ गया वापस। वीएस क्या हमारे पास, स्टेक जो हमारे पास एग्जिट वेलोसिटी है वो है वीएस। ठीक है, इसको हमें पुट करना है मीटर पर सेकेंड में, और डी है हमारे पास स्टेक डायमीटर। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये वाले फॉर्मूले ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, ये वाले जो फॉर्मूले है ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इंपीरिकल फॉर्मूलाज थे। इसके अलावा हमारे पास जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS, तो उसमें भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है इफेक्टिव स्टेक हाइट के रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है कि हमारे पास फॉर हॉट इमिशंस विथ हीट रिलीज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 टू पावर 6 कैलोरी पर सेकेंड और मोर, यानी कि हमारे पास हीट रिलीज कितनी है, हीट रिलीज वो है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 10 टू पावर 6 कैलोरी पर सेकेंड। ठीक है, जब हमारे पास हीट रिलीज इतनी हो तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। और जब हमारे पास जो हॉट जो हमारे पास हीट रिलीज है वो ज्यादा नहीं हो, ज्यादा नहीं हो मतलब कि जो हमारे पास हीट रिलीज की वैल्यू है वो लेस देन 10 टू पावर 6 कैलोरी पर सेकेंड हो, तो उसके लिए हमारे पास जो प्लूम राइज निकालने का फॉर्मूला वो है 3 VS इंटू डी बाई यू। ठीक है, तो हमारे पास हीट रिलीज यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ जो Q है वो क्या है, ये है हमारे पास हीट रिलीज, इसको किस में पुट करना है, कैलोरी पर सेकेंड में। ये ध्यान रखना, जब हम BIS के फॉर्मूले यूज कर रहे हैं तो हमें पुट करना है Q की वैल्यू कैलोरी पर सेकेंड में। ठीक है, और यदि हम जो इंपीरिकल फॉर्मूलाज ठीक है, उसमें हमें यदि Q पुट करना है तो वो किस में पुट करना होता है, किलो जूल पर सेकेंड। ठीक है,
ये बात समझ में आ गई। और बाकी के जो पैरामीटर है वो पहले जैसे ही, यानी कि हम यू किस में पुट करेंगे, यू हम पुट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, मीटर मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। और डी किस में पुट करेंगे, मीटर में। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये दो जो फॉर्मूले हैं बीआईएस के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या बीआईएस के स्पेसिफिकेशन है, बीआईएस के स्पेसिफिकेशन है कि जो मिनिमम चिमनी हाइट या स्टेक हाइट जिसे हम बोल रहे हैं एचएस, ठीक है, तो वो कितनी होनी चाहिए। तो बीआईएस ने मेंशन की है, एक तो पर्टिकुलेट मैटर के लिए और एक SO2 के लिए। यदि हमारे पास स्टेक से या चिमनी से पर्टिकुलेट मैटर का इमिशन हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेक हाइट है उसको निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसमें QP है वो किस में लेना है ये पता होना चाहिए आपको, ये लेना है टन पर आवर में, यानी कि जो हमारे पास इमिशन रेट है पर्टिकुलेट मैटर की वो किस में यहाँ पर पुट करनी है, टन पर आवर में, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो SO2 इमिशन के लिए मिनिमम चिमनी हाइट है, ठीक है, उसका फॉर्मूला है ये, ठीक है, 14 इंटू QS की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर QS है, अगेन ये ध्यान रखना आपको किस में पुट करना है, किलोग्राम पर आवर में, किस में पुट करना है, किलोग्राम पर आवर में, ठीक है। तो चाहे आपके पास इंपेरिकल इक्वेशंस हो या फिर BIS के स्पेसिफिकेशन हो, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो Q की वैल्यू है, ठीक है, वो किस में पुट करनी है वो आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास जो इसमें पर्टिकुलेट मैटर का इमिशन हो रहा है तो हम किस में पुट करेंगे, टन पर आवर में। और हमारे पास यदि SO2 का इमिशन हो रहा है तो उसके लिए चिमनी हाइट निकालनी हो तो Q की वैल्यू किस में पुट करनी है, किलोग्राम पर आवर, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंडस्ट्री में मिनिमम जो चिमनी हाइट है वो कितनी रखनी है हमें इंडियन कंडीशन के अंडर, ठीक है। तो उसके बारे में भी हमारे पास दो क्राइटेरिया है, एक तो है हमारे पास जो जनरल इंडस्ट्रीज है, ठीक है, अदर देन थर्मल पावर प्लांट्स, यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स के अलावा जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके लिए मिनिमम चिमनी हाइट कितनी रहनी चाहिए, 30 मीटर, ठीक है। हमारे पास जो मिनिमम हाइट है चिमनी की वो कितनी रहनी चाहिए, 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर से ज्यादा आप कर सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा इसमें थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट्स में भी हमारे पास दो कैटेगरी है, ठीक है। एक है हमारे पास यदि जो थर्मल पावर प्लांट्स है उनकी कैपेसिटी 200 मेगावाट से 500 मेगावाट के बीच हो, ठीक है, तब हमारे पास जो मिनिमम चिमनी हाइट या स्टेक हाइट रखनी है वो कितनी रखनी है, 220 मीटर, कितनी रखनी है, 220 मीटर, ठीक है। और यदि हमारे पास थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी 500 मेगावाट से ज्यादा है, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम चिमनी हाइट कितनी आएगी, 275 मीटर, कितनी आएगी, 275 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एयर पोल्यूशन मेट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट थे, ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिए। जिसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास एक तो जो एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी वाला जो क्लास ली थी वो वाली, और इसके साथ में हमारे पास फिक्स बॉक्स मॉडल और गॉसियन प्लूम डिस्पर्सन मॉडल, ठीक है। तो ये हमारे पास एयर पोल्यूशन से रिलेटेड मेट्रोलॉजी के बारे में था। अब हमारे पास जो एयर पोल्यूशन का मॉड्यूल है उसमें हमारे पास जो लास्ट टॉपिक है वो है एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइक्लोन सेपरेटर्स, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर्स, ठीक है, स्क्रबर्स, जिसमें हमारे पास वेट स्क्रबर्स, ड्राई स्क्रबर्स और वेंचुरी स्क्रबर्स, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, ठीक है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनको कंप्लीट करने के बाद में ये हमारे पास जो एयर पोल्यूशन वाला मॉड्यूल है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।